हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस फॉर एवरीवन पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथियों को जोड़ लीजिए। जैसा कि आपको पता है, हम BSTC के आंसर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिनमें से हमने 50 क्वेश्चन जीके के, 50 क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि के और 30 प्रश्न हिंदी के हल कर लिए हैं। और अब हम 25 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के भी हल कर चुके हैं। और आज के वीडियो में 25 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के जो बाकी थे वो अभी सॉल्व करेंगे। जिस किसी ने भी पुराने वीडियो नहीं देखे हो वो पुराने वीडियो ज़रूर देखें। उन सभी वीडियोज़ में प्रश्नों को व्याख्या सहित हल किया गया है, जो कि आपके लिए आगामी एग्ज़ाम में भी बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशन कोट, व्हेन यू फील लाइक क्वाइटिंग थिंक अबाउट व्हेन यू स्टार्टेड। समझ में आया? कुछ लोगों के तो ऊपर से गया होगा, कोई बात नहीं है, मैं बताता हूँ। व्हेन यू फील लाइक क्वाइटिंग थिंक अबाउट व्हाई यू स्टार्टेड। जब भी आप सोचने लगे किसी कार्य को आप जब भी छोड़ने लगे, तो आप उसके बारे में ज़रूर सोचना कि आपने उस कार्य को क्यों स्टार्ट किया था। इससे आप उस कार्य को वापस जोश के साथ करने लगेंगे। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कल हमने 25 क्वेश्चन कर लिए थे, आज 26वां करेंगे, लेकिन मैं आज 25वें क्वेश्चन पर कुछ चर्चा करने वाला हूँ। इसमें कल बताया था, उसमें मैंने बोला था कि इसका आंसर नातिन होना चाहिए था। वो बिल्कुल सही था, लेकिन एक चीज़ मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दी। इसके इंग्लिश में दे रखे हैं ग्रैंड डॉटर। तो नातिन को भी इंग्लिश में ग्रैंड डॉटर ही बोलते हैं और पोती को भी इंग्लिश में ग्रैंड डॉटर ही बोलते हैं। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर ए माना जा सकता है, पोती, वरना इसका आंसर तो नातिन ही होना चाहिए था। पुराना वीडियो जिसने नहीं देखा वो वीडियो जाकर देखे, उसमें इसको डिटेल सहित बताया गया है। इसलिए इसका ग्रैंड डॉटर आंसर हो सकता है। आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, आज का पहला प्रश्न। निम्न में से असंगत को ज्ञात कीजिए। इसमें एक असंगत है और 3 संगत हैं। द्वीप, तट, प्रायद्वीप, नकली स्थान। इसको हम इस प्रकार समझेंगे। द्वीप क्या होता है? चारों ओर से समुद्र से घिरा स्थान, उसे हम द्वीप कहते हैं, जिसके चारों ओर पानी पानी होता है। तट उसे कहते हैं जो नदी, समुद्र या झील आदि के किनारे स्थित जमीनी भाग, उसे भी तट कहते हैं, जानते हो आप, जैसे किनारे को। और प्रायद्वीप होता है जिसके तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हो, यानी तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ भाग हो और एक तरफ स्थल होता है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। नकली स्थान क्या होता है? नकली स्थान होता है मरुस्थल के बीच में हरित भूमि। तो ये तीनों से अलग हैं, तीनों तो जल से घिरे हुए भाग हैं, जबकि यहाँ पर मरुस्थल के बीच में एक हरी भूमि, इसे नकली स्थान कहेंगे। तो इस प्रकार यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के पहले प्रश्न और 26वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा नकली स्थान, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असंगत को ज्ञात कीजिए। यहाँ भी असंगत है, उसको याद करना है। तो लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, खुबानी। तो यहाँ पर देखने पर पता चलता है लौंग, दालचीनी और काली मिर्च तीनों तो मसाले हैं, जबकि खुबानी एक प्रकार का फल है। ये देख लीजिए, ये है खुबानी फल, खा लीजिए इसे। ये एक बीज वाला फल होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा खुबानी। 27 का डी, खुबानी। अगला प्रश्न, किसी कूट भाषा में बेट को 23 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में केट को क्या लिखा जाएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसे समझ। इस क्वेश्चन को यहाँ समझते हैं। बेट को लिखा जाता है 23 और केट को क्या लिखा जाएगा? तो देखो, इसके अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट वही जो कल बताया गया था कि अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट पता होना चाहिए हमें, कौन से नंबर पर कौन सा आता है। तो बी 2 नंबर पे, ए 1 नंबर पर, टी
20 नंबर पर। तो इस प्रकार इन तो तीनों का टोटल हो गया 23। इसी प्रकार C80, तो इन तीनों का टोटल हो जाएगा 24। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका। हम सभी प्रश्न, तो इसका आंसर हो जाएगा 24। हम सभी प्रश्नों को ऐसे ही सोल्व कर रखे हैं, उनको फ़ोटो के द्वारा देखेंगे और समझेंगे ताकि वीडियो छोटा रहे और टाइम कम लगे। अगला प्रश्न, एक चिड़ियाघर में हिरण, मोर हैं, उनके सिर की गिनती 80 और उनके पैरों की संख्या 200 है, तो मोर की संख्या बतानी है। हिरण के पैर कितने हैं होते हैं? 4। और मोर के कितने पैर होते हैं? 2। बताइए आपको। दोनों के सिर कितने बता रखे हैं यहाँ पर प्रश्न में? 80, और दोनों के पैर बता रखे हैं 200। तो आइए इस प्रश्न को ऐसे सॉल्व करते हैं। माना सभी पैर हिरण के हैं, तो हिरण के सभी पैर है तो कितने हो जाएंगे? 320, क्योंकि हिरण के 4 पैर होते हैं और 80 सिर हैं, तो 80 हिरण के 4 320 उसके पैर हो जाएंगे। इसी प्रकार सभी पैर मान लो मोर के हैं, तो 80 मोर के 160 पैर हो जाएंगे। इनको हम ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर दोनों के पैर कितने ले रखे हैं? 200, तो 200 इन दोनों के मध्य में लिख देंगे हम। अब यहाँ पर इन दोनों का अंतर निकालना है, क्योंकि ये तो हमने माने थे और ये असली में दे रखे हैं। तो इन दोनों का अंतर यहाँ पर होगा 320, और 200 का अंतर होगा 120, और 160 और 200 में अंतर होगा 40 का। तो इनका अनुपात निकालेंगे तो 1:3 आएगा। आप करके देख लीजिएगा। तो जिसको 1:3 को आपको पता ही, इनको जोड़ेंगे तो 4 होंगे। अब हिरण के निकालना है अपने को या मोर का? वो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? मोर का दे रखा है, लेकिन यहाँ पर दोनों का सोल्व किया गया है, तो 1/4 लिख लेंगे इसको। टोटल 4 था, तो हिरण का कितना था यहाँ? 1, तो 1/4 इंटू 80 दोनों के सिर, तो यहाँ पर 20 तो हिरण हो गए, और मोर के कितने हो जाएंगे? 3 यहाँ पर मोर का लिखा हुआ है, तो 3/4 इंटू 80 यहाँ पर हो जाएंगे मोर के 60। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में मोर के सिर पूछे गए, यानी कि मोर की संख्या पूछी गई है। तो मोर के सिर हो जाएंगे, मोर हो जाएंगे इसमें 60। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, गुंजन अपने वेतन का 75% खर्च करता है तथा 1500 रुपये प्रति माह बचाता है। उसका मासिक वेतन ज्ञात करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो गुंजन अपने वेतन का 75% खर्च करता है और बचाता है 1500 रुपये, और मासिक वेतन हमें ज्ञात करना है। तो 100% वेतन का 75% खर्च कर दिया, तो बताओ उसका कितना परसेंट बचाता है? तो 25% बचाता है, और 25% बचाने को यहाँ पर वैल्यू कितनी दे रखी है? 1500 रुपये। तो 25% वेतन बचाता है, जिसका मूल्य है 1500 रुपये। तो इसको हम 1500 बटे में 25% लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है ना। 25% बचाना और 1500 रुपये बचाना एक ही है। तो इसको हम ये लिख लिए यहाँ पर। अब करना क्या है? 25% है तो इसको इंटू 100 हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, और इसको काट लीजिए और सीधा सा आंसर आ जाएगा। 25 को 4 बार काटा, 4 को 1500 से गुणा किया तो 6000। तो इसका आंसर हो जाएगा 6000। 30 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 6000। उसका मासिक वेतन गुंजन का होगा 6000 रुपये। प्रश्न समझ में नहीं आए तो वीडियो को रोककर दोबारा समझे, और फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगला प्रश्न, इस श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा? इसका अगला अंक बताना है हमें। एक श्रृंखला दी गई है 2, 5, 9, 19, 37, उसका अगला अंक बताना है। तो यहाँ पर देखने पर पता चलता है कि 2 और 5 में क्या संबंध है। 2 का दुगना कर दिया और +1 कर दिया, 2 दूनी 4 और +1 5। यहाँ पर 5 का दुगना करके -1 कर दिया, तो 5 दूनी 10 -1 9। यहाँ पर 9 का दुगना करके +1 कर दिया, 9 दूनी 18 +1 19। फिर अगली संख्या में क्या करना है? 19 का दुगना करके -1 कर दिया, तो 37। तो अब एक बार क्या कर रहे हैं? दुगना करके प्लस, एक बार कर रहे हैं दुगना करके माइनस। तो इस बार क्या किया हमने? माइनस किया, तो अगला बार क्या करेंगे हम? दुगना करके प्लस। तो 37 इंटू 2 74, और +1 कर देंगे 75। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 75। 31 नंबर का ए 75।
अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरो। इसमें रिक्त स्थान भरना है SCDTEFUGHWKL। देखिए इस क्वेश्चन में एस के बाद यहाँ पर एस आ रहा है, अगली वाली संख्या में क्या आ रहा है टी के बाद यू, तो यू के बाद क्या आ जाएगा वी के बाद डब्लू, +1 हो रहा है तो वी वाला तो ऑप्शन ही एक है। इस प्रकार से पहले पता चल गया हमने तो अपने को, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। लेकिन फिर भी हम सभी को करके सोल्व करके देखते हैं। CD, उसके बाद EFGH, तो यहाँ पर आ जाएगा IJ, यहाँ पर KL, मतलब एक के बाद एक आ रहा है। पहले तो S का T का U का V और V का W, +1 हो रहा है। इसके बाद CD, उसके बाद EFGH, तो IJ KL, तो यहाँ पर हो जाएगा VIJ, तो इसका ऑप्शन नंबर C सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि 1 अक्टूबर को सोमवार पड़ता है तो उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा वार पड़ेगा? देखते हैं इसे। 1 अक्टूबर सोमवार को, महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद मतलब 23 तारीख को, क्योंकि 20 तारीख उसके 3 दिन बाद 23, तो 23 अक्टूबर को कौन सा वार होगा ये बताना है। अब 1 अक्टूबर और 23 अक्टूबर के बीच में दिनों की संख्या कितनी है? 22 है। अब 22 दिन में 7 का भाग दे लो, जितना शेषफल आता है उसको प्लस कर देना, अगले दिन कर देना। तो 7 का भाग 22 में दिया तो एक शेषफल बचता है, मतलब अगला दिन जो सोमवार था उसका अगला दिन क्या होगा? मंगलवार। तो इसका आंसर हो जाएगा मंगलवार। मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो इसमें 33 में हो जाएगा B, मंगलवार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 34 से 36 नंबर के प्रश्न, 3 प्रश्नों में इस गद्यांश से प्रश्न को उत्तर देने हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, इस गद्यांश को पहले सभी प्रकार से हल कर लेना चाहिए ताकि क्वेश्चन के आंसर देने में दिक्कत नहीं होगी। और हम क्या सोचते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को तो पढ़ने में बहुत लगता है, बहुत बड़ा लगता है, और ये तो होगा ही नहीं, और क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और नंबर नहीं आते हैं इससे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, केवल एक बार समय लगेगा, बाद में ऐसे आंसर आ जाएंगे। देखते हैं इसको हम। यहाँ पर बताया है, एक प्रस्तावित विधेयक के ऊपर सर्वेक्षण में 2878 लोगों ने भाग लिया, जिनमें 1652 आदमी थे। 1226 लोगों ने विधेयक के खिलाफ मत डाला, जिनमें से 796 आदमी थे। 1425 लोगों ने अपना मत विधेयक के हित में दिया। 196 औरतें दुविधा में थी। ये यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है और 3 प्रश्न पूछे गए हैं, 34, 35, 36। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम। सर्वेक्षण में भाग लेने वाले कुल लोग कितने थे? 2878 प्रश्न में दिए गए हैं, जिनमें आदमियों की संख्या कितनी थी? 1652। तो औरतें कितनी होंगी इस हिसाब से? 2878 में से 1652 को माइनस कर दो, तो 1226 औरतें। ये प्रश्न में दिया गया नहीं था, तो ये हमने निकाल लिया। विधेयकों के खिलाफ मत देने वाले 1226 थे। 1226 लोग ऐसे थे जो विधेयक के खिलाफ मत देने वाले थे, जिनमें आदमियों की संख्या बताई गई है 796, लेकिन औरतों की संख्या नहीं बताई गई। तो 1226 में से 796 माइनस करने पर 430 संख्या पता चलती है, जो कि औरतों की संख्या है, जो कि विधेयक के खिलाफ मत देने वाली थी। प्रश्न में विधेयक के हित में मत देने वालों की संख्या थी 1425, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है कि ये पुरुष कितने, इसमें महिला कितनी है। तो यहाँ पर विधेयक के खिलाफ और हित में देने वाले लोगों की संख्या कितनी हो गई? विधेयक के खिलाफ और हित में मत देने वाले लोग हो गए 1226। तो जैसे कि हमने देखा था यहाँ 1226 तो इसमें खिलाफ मत देने वाले थे, और 1425 हित में देने वाले हैं। तो इन दोनों का टोटल कर देंगे, इन दोनों का टोटल है 2651। ये तो हो गए 1226 और 1425, 2651 जो खिलाफ और हित में मत देने वाले। लेकिन टोटल तो 2278 थे ना, 2878। तो बाकी कहाँ गए? तो बाकी थे जो दुविधा में थे, ये रहे। कुल लोग 2878 थे, 278 में से 2651 को माइनस करने पर आए 227। तो 227 लोग ऐसे थे जो दुविधा में थे, ना तो उन्होंने किसी के खिलाफ मत दिया, ना ही उसके पक्ष में दिया। और इन दुविधाओं में से भी प्रश्न में दे रखा है 196 औरतें थी। तो आदमियों में पता नहीं है, तो आदमी कौन से दुविधा में कितने हो जाएंगे? 227 में से 196 माइनस कर देंगे, तो
तो 31 आदमी ऐसे थे जो दुविधा में थे और 196 महिलाएं ऐसी थी, औरतें ऐसी थी जो दुविधा में थी। प्रश्न को आगे देखते हैं। कुल आदमी कितने थे? 1652 और कुल महिलाएं थी 1226। दोनों का टोटल था 2873। तो इन कुल आदमियों में खिलाफ वाले 796 थे, दुविधा वाले 31 थे। ठीक है। और हित में वाले कितने, सॉरी, तो हित वाले निकालने हो तो क्या करेंगे हम, इन खिलाफ वालों को माइनस कर देंगे और दुविधा वाले को माइनस कर देंगे। तो पहले तो दुविधा वाले और खिलाफ वाले को जोड़ेंगे। इन दोनों का योग हुआ 1652 में से इनको घटाने पर 825 आ जाएंगे। तो 825 हित में थे कुल आदमी। लेकिन महिलाओं का पूछा गया है प्रश्न में। वैसे हम तीनों प्रश्न अभी पढ़ेंगे। कुल औरतें 1226 थी, जैसा को पता है आपको। उनमें से 430 तो थी विधेयक के खिलाफ मत देने वाली और 196 महिला दुविधा में थी। हित वालों का हमें पता ही नहीं है, महिलाओं का भी। तो इन दोनों को टोटल करके 1226 में से घटा देंगे। तो यहाँ पर 600 महिलाएं जो हित में वोट देने वाली थी, विधेयक के हित में वोट देने वाली 600 महिलाएं, दुविधा में 196 महिलाएं और 430 महिलाएं तो विधेयक के खिलाफ वोट देने वाली थी। तो इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको छोटा कर देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक से समझना। अब हम प्रश्नों पर चलते हैं। यहाँ प्रश्न दे रखा है, कितनी औरतें प्रस्ताव के हित में हैं? औरतों की संख्या बतानी जो प्रस्ताव के हित में है। 430, 496, 586, 1226। हमने प्रश्न सोल्व कर रखा है, वहाँ पर चलते हैं। प्रश्न में पूछ रहा है कि कितनी महिलाएं विधेयक के हित में नहीं है, मतलब खिलाफ है। तो खिलाफ वाला यहाँ पर बना रखा है हमने। तो इसमें कितनी है? 430 महिलाएं जो उस विधेयक के खिलाफ हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 430। 34 नंबर प्रश्न का आंसर ए 430। इसी प्रकार 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कितने आदमी दुविधा में हैं? यहाँ पर दुविधा में आदमियों की संख्या बतानी है। 31, 227, 426, 581। अब इस क्वेश्चन को एक बार हल कर लिया तो सभी टाइम नहीं लगेगा और उससे देख लेंगे हम। तो यहाँ पर आदमियों की संख्या पूछी गई है जो दुविधा में है। अब यहाँ पर दुविधा में कितने आदमी है? 31 आदमी। हमने हल कर ही लिया है इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा 31। 35 का 31, 31 आंसर। ये आदमी दुविधा में है। अगला प्रश्न है, कितनी औरतों ने विधेयक के हित में मत दिया? उन औरतों की संख्या बतानी है जिन्होंने विधेयक के हित में मत दिया। अब पुरुषों का हित में नहीं पूछा है, तो केवल महिलाओं का पूछा है। तो यहाँ देख लेते हैं। तो हित में मत देने वाली महिलाओं की संख्या है 600, यहाँ पर बताया गया है। ध्यान से देख लीजिए। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। महिलाओं की संख्या कितनी है? 600, जिन्होंने हित में वोट दिए हैं विधेयक के। तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिएगा। मैं इसका छोटा कर देता हूँ। जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया अभी तक वो ले लीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। छत्तीस नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 600, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, दिए गए प्रतिमान का अनुसरण करें और विलुप्त अंक बताइए। यहाँ पर एक अंक विलुप्त है, वो बताना है हमें। ऐसा प्रश्न हमने पहले भी किया था कल वाले वीडियो में। ये लीजिए, प्रश्न यहाँ लिख लिया गया है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है 8 को 3 से गुणा करने पर 24, उसका दुगना करते हैं तो 48 आते हैं। इसी प्रकार 12 को 5 से गुणा किया तो 60, उसका दुगना 120 आता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। तो ऐसे ऑप्शन में से भी रख सकते हैं इसको। जैसे यहाँ पर मैंने 4 रख के देखा तो 10 चौक 40, 40 का दुगना करने पर 80 आता है। लेकिन चलो ठीक है, वैसे करके देखें तो इसको कैसे कर सकते हैं। 8 का भाग इसमें 48 में देके देखो कितना आएगा, 6 बार। तो 6 का आधा कर लो, 3 आ जाएगा। ऐसे ही 10 का भाग 80 में दो, कितना आएगा, 8 आएगा। 8 का आधा कर लो तो 4 आ जाएगा। 8 का आधा 4 आ जाएगा। इसी प्रकार 12 का भाग 120 में देंगे तो 10 आएंगे और 10 का आधा हो जाएगा 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था और बहुत शानदार प्रश्न है ये, बहुत सीधा भी है। 37 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 4। अगला प्रश्न, एक पासे को उछालने पर सम संख्या की आने की प्रायिकता क्या होगी? यदि हम एक पासे को उछालेंगे तो सम संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी?
जैसा कि आपको पता है एक पासे में 6 संख्या होती हैं, इनमें 3 सम संख्या होती है और 3 विषम संख्या होती हैं। अब एक पासे को उछालने पर सम संख्या के आने की प्रायिकता बतानी है, तो ये तो संभावना है ना कि 3 बार या तो सम आ सकती हैं, 3 बार या विषम आ सकती हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि 3 बार सम या 3 बार विषम आएगी, तो इसको लिख देंगे हम 3/6, क्योंकि 6 में से 3 बार आने की प्रायिकता है, और इसको हम काटेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/2। तो आधी बार सम संख्या आने की प्रायिकता होगी, क्योंकि आधी बार सम संख्या आ सकती है और आधी बार विषम संख्या आ सकती हैं, दोनों की बराबर समता है ना, 3-3। तो इस बार आधी बार सम और आधी बार विषम आने की प्रायिकता होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/2। 38 नंबर का 1/2। अगला प्रश्न, यदि 4 दर्जन संतरों की लागत 160 रुपये हो तो 3 संतरों की लागत कितनी होगी? 39 नंबर में ऑप्शन है 8, 9, 11 या कोई नहीं। तो देखो 4 दर्जन संतरों की लागत हो गई 160, तो आपको पता ही है एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 चौक 48, संतरों की लागत हो गई 160। तो एक संतरे की लागत निकालेंगे 160/48 बराबर निकलेगी 10/3। अब वहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है 3 संतरों की लागत क्या होगी, कितने रुपए होंगे, तो 10/3 × 3 कर देंगे, 3 से 3 कट गए तो बचे 10, तो 10 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर 10 इसका आंसर हो जाएगा 10, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, 40वां, सन 1990 के पंचांग सन 1990 का पंचांग किस सन के समान होगा? 1997, 2001, 2000, 1996। ऐसे प्रश्न में क्या करना होता है, सन के अंदर 4 का भाग लगा देना चाहिए, जो भी शेषफल आएगा उसके अनुसार इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर 4 का भाग 1990 में देने पर शेषफल बचता है 2। अब जब शेषफल 1 आता है तो +6 कर देंगे, मतलब ये 1990 में +6 कर देंगे। शेषफल 2 या 3 आता है तो +11 11 कर देंगे, और 0 आता है शेषफल तो +28 कर देंगे। तो यहाँ पर 1990 में +11 करने पर हो जाएंगे 2001। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2001। जो 1990 का जो सन था पूरा का पूरा, वैसा ही सन 2001 था। जिस दिन जैसे 15 अगस्त को बुधवार था मान लो 1990 में, तो 2001 में भी 15 अगस्त को बुधवार ही था, दोनों में कोई अंतर नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका हो जाएगा बी 2001। कुत्ता संबंधित है कुत्ता घर से, कुत्ता किससे संबंधित है? कुत्ता घर से। उसी प्रकार चिड़िया संबंधित है। अब यहाँ पर आप देख कर सोचेंगे कि पेड़ से, नहीं, इसका आंसर पेड़ नहीं होगा। ऐसे तो हम भी मनुष्य हैं, ज़मीन पर रहते हैं, तो हम ज़मीन पर ही थोड़ी रहते हैं, हम तो घर में रहते हैं ना। उसी प्रकार जैसे कुत्ता घर में रहता है, उसी प्रकार चिड़िया का घर हो जाएगा पिंजरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 41 में डी, पिंजरा। अगला प्रश्न है आकृति वाला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सीधा क्वेश्चन है ये। इसमें दे रखा है, नीचे दी गई आकृति में वृत्त बताता है शक्तिशाली पुरुष। वृत्त तो बता रहा है हमें शक्तिशाली पुरुष, वर्ग बताता है ऊंचे पुरुष, और जो वर्ग दे रखा है ये बता रहा है ऊंचे पुरुष, और त्रिकोण बताता है सैनिक अधिकारी। ये त्रिकोण दे रखा है ये बताता है सैनिक अधिकारी। कौन सा क्षेत्र सैनिक अधिकारी बताता है जो ऊंचे हैं पर शक्तिशाली नहीं? इनमें एक ऐसा है जो सैनिक अधिकारी तो हैं, सैनिक अधिकारी बताता है जो ऊंचा है पर शक्तिशाली नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं। त्रिकोण बताता है सैनिक अधिकारी, और व्रत बताता है हमें ऊंचा देखते हैं इसमें, व्रत बता रहा है हमें शक्तिशाली पुरुष। तो शक्तिशाली पुरुष के लिए इसमें मना किया गया है, तो इसको तो हम देखेंगे नहीं, इसमें सीधा सा दिख रहा है। ये तीनों तो इस गोले में, अरे व्रत में ही, तो इसमें 4 ही तो हैं अलग, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, जो कि सैनिक अधिकारी भी हैं और ऊंचे भी हैं, ऊंचा व्रत में हैं, वर्ग में हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, और 4 कौन से ऑप्शन में है? सी में। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला प्रश्न, निम्न आकृतियों में से कौन शेष से भिन्न है? एक आकृति सबसे भिन्न है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वृत्त के अंदर वृत्त हैं, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हैं, और आयत के अंदर
आयत हैं, तो ये तीनों तो समान हैं और ये त्रिभुज आयत के अंदर हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दीपक रवि का भाई हैं, रेखा अतुल की बहन है। रवि रेखा का पुत्र है, तो दीपक का रेखा से क्या संबंध है? ये प्रश्न तो हमारी फैमिली से ही आ गया। दीपक मैं खुद हुई, रवि मेरे चाचा जी का लड़का है। तो रेखा और अतुल की बहन है, रवि रेखा का पुत्र है, तो दीपक का रेखा से क्या संबंध है? पुत्र का, भाई का, भतीजे का, या इनमें से कोई नहीं? देखते हैं इसे। ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन में ऐसे कर लेना चाहिए, माता पिता को ऊपर, बहन भाइयों को कोमा से दिखाना चाहिए और माता पिता को ऊपर एरो से दिखाना चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन में दे रखा है दीपक रवि का भाई है, तो दीपक और रवि यहाँ लिख लिया हमने कोमा लगाकर। अब उसमें ये बता रखा है रेखा अतुल का भाई है, रेखा अतुल दोनों बहन भाई हैं, लेकिन उनका पता नहीं है ना रवि और दीपक से क्या संबंध है, तो इनको अलग लिख लिया मैंने यहाँ। अब इसमें क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि रवि की माता कौन है? रेखा, यानी कि रेखा का पुत्र कौन है? दीपक, ये बता रखा है। तो रेखा का पुत्र दीपक हुआ, सॉरी रवि हुआ, तो दीपक भी होगा। और यहाँ पर संबंध पूछा है दीपक का रेखा से संबंध, तो जो संबंध रवि का दीपक रेखा से होगा वही संबंध दीपक का भी रेखा से होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर माँ बेटे के संबंध है। संबंध जिसका पूछा जा रहा है उत्तर उसका देना है। दीपक का पूछ रहा है तो दीपक का मतलब बेटे का, पुत्र का, तो इसका आंसर हो जाएगा पुत्र। समझ में आया होगा? 44 में हो जाएगा ए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी परेशानी हो क्वेश्चन में, उसका आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा जहाँ तक संभव है वहाँ तक। वैसे कोई गलती नहीं है आंसर की में, लेकिन फिर भी मानवीय भूल हो ही सकती है। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में पिट ना सोम का अर्थ ब्रिंग मी वाटर है, ना जो तोड़ का अर्थ है वाटर इज लाइफ, टू बी ओड पिट का अर्थ है गिव मी टॉय, जो लिन केट का अर्थ है लाइफ एंड डेथ। ऐसे क्वेश्चन भी ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं लेकिन हमें लगते हैं हार्ड। इसमें उपरोक्त भाषा में इज को किसको इंगित करता है? इज किसको इंगित कर रहा है? जो को, ना को, टोड को, लिन को। तो देखते हैं इसको। वो प्रश्न मैंने यहाँ लिख दिया है। अब ये तो पता है ना, यहाँ भी 3 अक्षर हैं, यहाँ भी 3 शब्द हैं, यहाँ भी 3 शब्द हैं, यहाँ भी 3 शब्द हैं। मतलब जो शब्द ये लिखे हुए हैं उनका अर्थ यहाँ पर है किसी ना किसी रूप में, लेकिन पता नहीं है जो कि भाई जो सोम लिखा है उसका वाटर ही है या ना बीच में, तो इसका मी है और पेट है तो ब्रिंग, ऐसा नहीं है। यही तो हमें पता लगा ना किसका कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए? देखना चाहिए दो में तुलना करके। जैसे पीट वाला और इसमें देखो, इसमें कौन सा एक जैसा लग रहा है? ना, NA और N है, दोनों में आ रहा है। तो इसमें भी देखते हैं कौन से में आ रहा है? वाटर। तो इससे हमें पता चल जाएगा NA बराबर हो जाएगा वाटर। ठीक है, एक का पता चली गया। अगला देखते हैं, और कोई है क्या इसमें समान? नहीं है। अब इन दोनों में समान है क्या? नहीं है। तो इन दोनों में नहीं है, तो इन दोनों में देखो, इनमें है जो, यहाँ भी जो। अब एक चीज़ पता चल गई ना, वाटर किसका है? ना का। तो ना तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। और इसमें है, देखते हैं इज का पूछा है, तो टोड जो ना में से होगा तो ना तो हो ही नहीं सकता। लिन इसमें है ही नहीं, तो लिन भी नहीं हो सकता। बचे कौन से? टोड और जो। तो इनको देखते हैं। अब यहाँ पर हो रहा है जो और जो। वाटर का पता चल ही चुका, क्या है? ना। तो ये तो नहीं होगा। तो इज और लाइफ में से जो का क्या होगा? तो यहाँ भी इज लाइफ, यहाँ भी लाइफ। देखने पे पता चल रहा है जो यहाँ है, जो यहाँ है, लाइफ यहाँ पर भी है, लाइफ यहाँ पर भी है। तो हमें पता चल गया जो का क्या हो जाएगा? लाइफ। तो ये जो भी इसका नहीं होगा, ना इसका हुआ ही नहीं, लिन है ही नहीं, तो इसका कौन सा हो जाएगा? बचा कौन सा? सी, टोड इसका हो जाएगा। एक बार ठीक से देख लीजिए, इस वाली लाइन से ही है मैं, मतलब तो इस वाली से। तो ना का तो हो गया वाटर, जो का हो गया लाइफ, तो टोड इज का हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस ध्यान से समझना है इस प्रश्न को।
तो इसका आंसर इज किसका हो जाएगा? टोड का। 45 में सी, टोड किस में दे रखा है? सी ऑप्शन में। अगला प्रश्न देखते हैं, 46 नंबर प्रश्न। 3600 रुपये पर 7.5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज होगा। तो 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज करना है 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से। देखते हैं इसे। 3600 रुपये पर 7.5% वार्षिक ब्याज दर है, 2 वर्ष में 4 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो 2 वर्ष 4 महीने को पहले तो क्या कर लेंगे? महीनों में बदल लेंगे हम। तो 28 महीने हो गए, 12 बार दूनी 24 और 4 28। अब देखिए इसको लिख देंगे हम 3600 का 7.5%, तो 7.5/100 इंटू 28 महीने, जो किसके 12 महीने बटे में 12, एक साल में 12 महीने होते हैं ना। तो ये वार्षिक ब्याज दर तो किसकी दे रखी थी? एक साल की। तो 28 तो महीने हैं टोटल, 28 महीनों का पूछा है हमसे, तो 28/12। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। पॉइंट हटा दिया, यहाँ 0 लगा दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहाँ पर बचे 10, 12 से काटा इसको 3 बार, फिर यहाँ पर बचा, नीचे तो बचा 10, ऊपर बच गए 75 और 3 और 28। तो इनको गुणा कर लिया, यहाँ पर भी काट दिया, 5 से 2 बार काट दिया, 5 से 15 बार 75 को काट दिया। इसी प्रकार 2 से 28 को 14 बार काट दिया, तो 14 थी 42, 42 को 15 से गुणा करने पर प्राप्त होगा 630 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 630, जो कि यहाँ पर कहीं पर ऑप्शन में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। वह 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर लेती है। तो मालगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। 240 मीटर, 250 मीटर, 270 मीटर, 300 मीटर। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें पहले इसको प्रति घंटे की रफ्तार को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। देखते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी थी हमें 250 मीटर और पार करने का समय था 26 सेकंड। हमें ज्ञात करनी है मालगाड़ी की लंबाई। तो हम पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो 72 इंटू 5/18, जैसा कि आपको पता ही है 5/18 करते हैं हम जब भी मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं किलोमीटर प्रति घंटा को। तो ये हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। अब 26 सेकंड में है तो 26 को 20 से गुणा कर दो तो 520। ये तो इसकी कुल लंबाई हो गई, जिसमें से 250 मीटर तो प्लेटफॉर्म की लंबाई थी, तो वो भी तो माइनस होगी ना। तो 250 को 520 में से माइनस करने पर 270 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। 47 का सी ऑप्शन 270 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। 49 छात्रों की कक्षा में नितिन 18वें स्थान पर हैं। 49 छात्रों की कक्षा में नितिन 18वें स्थान पर है। उसका पीछे से कौन सा स्थान होगा? पीछे से स्थान ज्ञात करना है। देखते हैं इस प्रश्न को। अब 49 छात्रों में नितिन का स्थान तो बता दिया 18वां, पीछे से ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, 49 में से 18 को घटा दो और +1 कर दो, आंसर आ जाएगा। 49 - 18 होते हैं 31 और +1 हो जाएगा 32। सॉरी। अब आप सोच रहे होंगे +1 क्यों किया? तो इसलिए किया कि उसी छात्र का हमें क्या करना है, दोबारा स्थान बताना है। एक बार तो उसका स्थान 18वें पे था ही, दोबारा स्थान बताएंगे तो एक बार और जोड़ेंगे ना उसमें। 49 तो कुल छात्र थे ही, उनमें से 18 माइनस करते तो 31 आ गया। लेकिन उसको दोबारा उसको बताना है, दूसरा पीछे से स्थान बताना है, दोबारा स्थान बताना है तो +1 कर देंगे। कई बार क्वेश्चन में क्या दिया होता है, ये 49 नहीं दिए होंगे और उसका पीछे से आगे से स्थान होगा 18वां और पीछे स्थान बता देंगे 32वां। अब उसमें आपसे पूछेंगे कि कुल छात्रों की संख्या, तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, दोनों को योग करना होता है और इन दोनों का योग करके -1 करना होता है। दोनों का योग हो जाएगा 50 और -1 कर देंगे तो 49 आंसर आ जाएगा। अब आप बोलोगे यहाँ पर माइनस क्यों किया? तो माइनस इसलिए किया गया है यहाँ पर क्योंकि उसकी संख्या 2 बार जोड़ी गई ना, मतलब उसको 2 बार उसका स्थान जोड़ा गया ना, एक तो 18वां एक 32वां, इसलिए उसको एक माइनस करेंगे। और यहाँ पर उसका स्थान 2 बार नहीं, एक ही बार काउंट किया गया था, तो यहाँ पर 2 बार काउंट करना था, इसलिए +1 किया है। 2 बार काउंट क्यों करना था? क्योंकि उसका स्थान तो 18वां पहले से ही है, तो पीछे से और बताना है 32वां, तो इसलिए 2 बार काउंट करना था, तो +1 कर देंगे।
समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उनचास नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। असंगत को ज्ञात कीजिए। असंगत को ज्ञात करना है। धर्म युद्ध, अभियान, खोज यात्रा, समुद्र पर्यटन। इन चारों में से एक असंगत है, उसको ज्ञात करना है। तो ये थोड़ा डाउटफुल है क्वेश्चन। इसका सही आंसर मेरे हिसाब से धर्म युद्ध होना चाहिए, क्योंकि धर्म युद्ध इन तीनों में अलग हैं, जबकि अभियान, खोज यात्रा और समुद्र पर्यटन ये तीनों घूमने से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखिए, आज का लास्ट प्रश्न मेंटल एबिलिटी का, ये आखिरी क्वेश्चन भी है। इनमें सबसे छोटा अंक कौन सा है? 15/16, 16/6, 7/8, 11/12। ऐसे प्रश्न को हम सॉल्व करने में थोड़ी समस्या होती है, क्योंकि कैलकुलेटर से तो फटाफट हो जाता है, लेकिन वहाँ पर कैलकुलेटर नहीं होता है परीक्षा में। तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे कर सकते हैं? इनमें पहले दो संख्या की तुलना करके देखते हैं। 15/16 को लिख दिया और 16/6, इनकी तुलना करते हैं तो 15 छिक्के 90 और 16 को 16 से करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो गया 256। तो हमें पता चल रहा है 256 तो ज़्यादा है। यहाँ पर छोटा अंक पूछा है तो 256 वाली तो नहीं होगी। इस प्रकार 16/6 वाली संख्या तो कट जाएगी। इस प्रकार 15/16 और 7/8 में तुलना करते हैं। 15/16 और 7/8, तो 15/8 120 और 16 को 7 से गुना करेंगे तो 112। तो यहाँ पर 112 वाली संख्या 15/16 वाली संख्या छोटी है। सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया। एक बार देखते हैं इसको फिर। 15/16 और 7/8 इनकी तुलना करेंगे तो 15/8 तो हो गया 120 और 7 को 12 से 16 को 7 से गुना करेंगे तो 112। तो 7/8 वाली छोटी संख्या हो गई। तो हमें छोटी पूछ रहे हैं तो बड़ी वाली 15/16 वाली तो कट जाएगी। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब इन दोनों में तुलना करते हैं। 7/8, 11/12। तो 12 को 7 से गुना करेंगे तो 12×7 84 और 11×8 88। तो 88 बड़े होते हैं या 84? 88 बड़े होते हैं। और हमसे कौन सी पूछी गई? 84। तो 7/8 इसका सही आंसर हो जाएगा। 11/12 भी इसका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। समझ में आया होगा। तो इस प्रकार हमने सभी 50 प्रश्नों का सोल्व कर लिया है यहाँ पर। तो इस प्रकार BSTC की आंसर की में केवल इंग्लिश और संस्कृत ही बाकी हैं। सभी के सॉल्यूशन कर लिया गया है। मैं पूरी कोशिश करूँगा इंग्लिश और संस्कृत की भी आंसर की लाऊं। आपको ही पता है सभी विषय का ज्ञाता तो कोई भी नहीं होता है। जितनी जानकारी हो, अगर जिस चीज़ की जानकारी न हो उसको गलत बताए, उससे अच्छा तो ना बताना सही रहता है। मैं फिर भी पूरी कोशिश करूँगा कि संस्कृत और इंग्लिश की आंसर की भी जारी करूँ। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक वो चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को प्रेस करे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।